नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज मैं बताने वाला हूं ब्लड के बारे में। तो सारी बातें मैं ब्लड के बारे में डिस्कस करूंगा और आप लोगों को पेन और कॉपी लेकर के बैठना है। जो भी मैं इंपॉर्टेंट बातें इसमें बताऊंगा वो सारी बातें आपको लिख लेना है या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, तो देखते हैं ब्लड के बारे में स्टार्ट कर दिया है। तो ब्लड क्या होता है, सबसे पहले पूछा जाएगा ब्लड क्या है। तो यह एक होता है तरल संयोजी ऊतक होता है। तरल संयोजी ऊतक है। तो पहली बात तो आपको पता चल जानी चाहिए कि ब्लड जो होता है, ब्लड क्या है। तो यह एक तरल संयोजी ऊतक है, लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू है। उसके बाद इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो इसके अध्ययन हेमेटोलॉजी बोलते हैं। हिमेटोलॉजी, इसके अध्ययन को हिमेटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, इसका पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है। ये एकदम एग्जैक्ट होता है, ना तो अधिक होता है ना ही कम होता है, एग्जैक्ट 7.4 होता है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि पीएच पैमाना जो है ये किसने दिया था। तो पीएच पैमाना जो दिया था वो सोरेनसन ने दिया था। सोरेनसन नामक एक वैज्ञानिक था जिसने पीएच पैमाने की खोज की थी। इसमें क्या होता है, यदि आपसे इसी में पूछ सकता है कि जो रक्त जो होता है वो कैसा होता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए पीएच पैमाना 1 से लेकर 14 तक होता है। अब यहाँ पर बीच में जो होता है 7 होता है उदासीन, और उसके बाद जो ब्लड है उसका पीएच मान दिख रहा है 7.4। इसका मतलब 7 से कुछ अधिक होगा, और जब अधिक होगा तो इधर होता है क्षारीय। जो 7 से अधिक होता है, जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा वो क्षारीय कहलाएगा, और जिसका पीएच मान 7 से कम होगा वो अम्लीय कहलाएगा। वो खट्टा होगा और ये कड़वा होता है। जबकि जिसका पीएच मान 7 है वो उदासीन होगा, वो ना तो अम्लीय होगा ना ही क्षारीय होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 7.4 है, मतलब 7 से अधिक है। तो इसी प्रकार से आप कह सकते हो कि जो रक्त होता है वो हल्का क्षारीय होता है। हल्का क्षारीय होता है। ओके, स्वाद में जो यदि आप कहोगे तो हल्का क्षारीय होता है। उसके बाद इसका निर्माण जो होता है, जो रक्त का निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा, जिसे इंग्लिश में बोन मैरो कहते हैं। तो इसका निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में होता है। ओके, क्या होता है कि रक्त जो है शरीर के अंदर बहुत सारे अंगों को वो काम दिए हुए हैं। तो ये मैं सारे एक एक करके काम उनके डिस्कस करवाता हूँ, कैसे कौन से अंग हैं जो रक्त द्वारा ही काम में लाए जाते हैं। ठीक है, रक्त ने ही उनको काम दे रखा है। यदि रक्त ना होता तो वो बहुत सारे अंग जो हैं बेरोजगार हो जाते हमारे शरीर में। तो उन्हीं को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। रक्त के द्वारा अंगों को दिए गए कार्य। तो ये जो है, ये ब्लड जो है वो शरीर में कुछ अंगों को कार्य दिए हुए है। यदि ये ब्लड नहीं होता तो वो सारे जो दिए गए शरीर में अंग हैं वो बेरोजगार हो जाते हैं। जैसे कि ब्लड जो होता है, ब्लड में सबसे पहले यहाँ पर एक जो होता है, एक अंग है फेफड़ा। एक है फेफड़ा, दूसरा है किडनी, और तीसरा है हृदय, जिसे हार्ट कहते हैं। ओके, तो इन्हें सबसे एक एक करके देख लेते हैं। तो फेफड़े का जो कार्य होता है वो रक्त में O2 ऑक्सीजन को मिलाता है, O2 को मिलाने का कार्य करता है, एक तो ये हो गया। उसके बाद किडनी का कार्य क्या होता है, किडनी का कार्य होता है रक्त का शुद्धिकरण। रक्त का शुद्धिकरण जो होता है वो किडनी का कार्य होता है। शुद्धिकरण मतलब रक्त को शुद्ध करने का कार्य जो होता है वो किडनी का होता है। उसके बाद अब बात करते हैं हृदय की। तो हृदय का क्या होता है, हृदय का कार्य ये होता है कि यह रक्त को पंप करता है। तो रक्त को पंप करने का कार्य करता है, और ये जो होता है रक्त का शुद्धिकरण करता है। तो आप सभी को इनके कार्य तो पता चल गए कि जो ब्लड द्वारा 3 अंगों को कार्य दिया गया है।
एक फेफड़ा, एक किडनी और एक हृदय। फेफड़े के द्वारा क्या होता है, रक्त में O2 को मिलाने का कार्य करता है ये फेफड़ा। किडनी क्या करता है, रक्त को शुद्ध करने का कार्य करता है। और हृदय जो होता है रक्त को पंप करना होता है। मतलब कि जो हार्ट होता है उसमें दो होती हैं, एक महाशिराएं होती हैं और महाधमनी होती हैं। तो महाशिराओं से जो होता है अशुद्ध रुधिर आता है हृदय में, और हृदय में आने के बाद फेफड़े में ऑक्सीजन उनसे मिल जाती है। मिलने के बाद महाधमनियों से जो है शुद्ध रुधिर होकर के पूरे शरीर में फैल जाता है। रक्त को दो भागों में बांटा गया है। रक्त को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रुधिर कणिकाएं या फिर कणिकाएं। यहाँ पर कणिकाएं। अब यहाँ पर प्लाज्मा जो होता है रक्त में 60% भाग में जो ब्लड होता है उसका 60% भाग में प्लाज्मा होता है, जबकि 40% भाग में जो होता है वो रक्त कणिकाएं होती हैं। ओके, अब यहाँ पर प्लाज्मा की बात करते हैं। प्लाज्मा में क्या होता है, ये हल्का पीले रंग का होता है, हल्का पीले रंग का होता है। ओके, अब इसी में प्लाज्मा में ही सीरम पाया जाता है और इसी में तुमको पता होना चाहिए। यहाँ से मैं बात कर लेता हूँ। इसके 90% भाग में तो जल होता है, 90% भाग में जल होता है और इसी का 7% भाग में प्रोटीन और शेष 3% भाग में अन्य मिनरल्स होते हैं। ओके, तो ये 90% जल और 7% में प्रोटीन और 3% में अन्य जो होते हैं मिनरल्स या फिर पोषक तत्व होते हैं। ओके, अब इसी में आपसे पूछेगा कि सीरम किसे कहते हैं। प्लाज्मा में सीरम भी होता है और ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, सीरम किसे कहते हैं। तो सीरम का मतलब ये होता है कि प्लाज्मा से, जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा से यदि आप फाइब्रिनोजन को निकाल दोगे, फाइब्रिनोजन प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन को निकाल दोगे तो प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन को निकालने पर सीरम प्राप्त होता है। अब यहाँ पर फाइब्रिनोजन का क्या कार्य होता है, इसका कार्य ये होता है कि रक्त का थक्का जमाना, रक्त का थक्का जमाना जो होता है वो फाइब्रिनोजन का कार्य होता है। तो आप समझ गए होंगे कि यदि फाइब्रिनोजन का कार्य होता है रक्त का थक्का जमाना, तो जब प्लाज्मा से आप फाइब्रिनोजन को निकाल दोगे तो बनेगा क्या, सीरम। इसका मतलब है कि सीरम में रक्त का थक्का नहीं जमता है। ओके, जबकि फाइब्रिनोजन में रक्त का थक्का जम जाता है, क्योंकि इसी के द्वारा रक्त का थक्का जमता है। अब यहाँ पर एक और बात कर लेते हैं। यहाँ पर प्लाज्मा, तो प्लाज्मा इस समय ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लाज्मा थेरेपी आपने नाम सुना होगा। जो कोविड-19 के मरीज हैं उनमें जो होता है इस प्रकार से इलाज किया जाता है प्लाज्मा थेरेपी से। क्या होता है, उनमें जब टीका लगा दिया जाता है या फिर उनकी जब एक व्यक्ति के शरीर में दवा लगाने से जब उस व्यक्ति के शरीर में एंटीबॉडी बन जाती है, तो वो एंटीबॉडी कहाँ बनती है, वो प्लाज्मा में ही बनती है। उसी के उपचार को, जो उसका जो ट्रीटमेंट होता है, उसी को हम बोलते हैं प्लाज्मा थेरेपी। ओके, तो प्लाज्मा में ही एंटीबॉडी बन जाती है और वो एंटीबॉडी क्या होता है कि प्लाज्मा ही डोनेट करते हैं। जैसे एक व्यक्ति के शरीर में कोविड-19 का वो वायरस है, तो उसका जब इलाज हुआ प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा, तो उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी बन जाएगी। तो दूसरा व्यक्ति, यदि कोई मरीज आ जाता है कोविड-19 का, तो उसी जिसके अंदर प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी बनी हुई है, तो उसी का प्लाज्मा डोनेट कर दिया जाता है उस दूसरे व्यक्ति के शरीर प्लाज्मा में। और जब तो डोनेट करने से क्या होता है कि दूसरे व्यक्ति के शरीर में भी एंटीबॉडी बन जाती है, जिससे वो व्यक्ति भी बच जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कणिकाओं की। तो इसमें जो होता है एक RBC होता है और WBC होता है और प्लेटलेट्स होते हैं। RBC, WBC और प्लेटलेट्स। तो जो रक्त कणिकाएं होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, एक RBC, एक WBC, एक प्लेटलेट्स होता है। ठीक है, इनको एक एक करके समझ लेते हैं। तो इसकी आप चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं RBC की। तो RBC का दूसरा नाम होता है एरिथ्रोसाइट और इसी को रक्ताणु भी बोलते हैं, रक्ताणु भी कहते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पल्स या फिर लाल रक्त कणिकाएं।
इंग्लिश में रेड ब्लड कार्पल्स, उसके बाद हिंदी में लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, ये तो उसका फुल फॉर्म हो गया। उसके बाद इसका जो कार्यकाल होता है, आरबीसी का कार्यकाल, जो टाइम पीरियड होता है, कार्यकाल 120 दिन का होता है। अंत, आरबीसी का अंत जो होता है, या फिर आप कहोगे आरबीसी का कब्रिस्तान बोला जाता है। कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो आरबीसी का जो कब्रिस्तान होता है उसे हम प्लीहा बोलते हैं या स्प्लीन कहते हैं। तो आरबीसी का कब्रिस्तान जो होता है वो प्लीहा होता है और इसका कार्यकाल 120 दिन का होता है। अब यहाँ पर जो आरबीसी में ही, इसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन, इसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य ये होता है कि रक्त में, ब्लड में, रक्त में O2 का परिवहन करता है। O2 का परिवहन करता है। तो रक्त में O2 का परिवहन कौन करता है? वो करता है हीमोग्लोबिन। आपसे ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो हीम मतलब होता है लोहा। हीम से आपको समझ में आना चाहिए कि हीम का मतलब लोहा होता है, तो इसका मतलब इसमें आयरन पाया जाता है या लोहा पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो रक्त में O2 का परिवहन करती है। यहीं पर बात कर लेते हैं कि जो आरबीसी होती है, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन इसी का एक अपवाद है। इसी का क्या है? एक अपवाद है। और एसएससी जो है ऑलवेज अपवाद ही पूछती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो भी एसएससी वाले दोस्त हैं उन्हें ये ध्यान रखना है कि जो आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन दो ऐसे जीव हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। जैसे एक है ऊंट और दूसरा है लामा। ये दो ऐसे जीव हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो ये ध्यान रखना है। ओके, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। अब बताते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी का, इसका जो वाइट ब्लड कार्पस, इसी को हम हिंदी में लिखते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं, तो ये तो उसका फुल फॉर्म हो गया। इसके बाद आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, ये ध्यान रखना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें और होती है कि डब्ल्यूबीसी को शरीर का प्रहरी भी बोलते हैं। शरीर का प्रहरी, शरीर का प्रहरी भी कहते हैं। प्रहरी भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है। ओके, डब्ल्यूबीसी हो गया। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं और आशा करते हैं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।